हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे आज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और ये जो ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी है ना, ट्वेल्थ क्लास का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें सिलेबस जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, कि क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, कितने पार्ट्स रहेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट होगा, ये यहाँ पर हम थियरी डिस्कस करेंगे, है ना, इसका व्याख्या के आधार पे। तो इकाई यानी यूनिट 1 है ना, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट में एक चैप्टर है आपका जो मानव भूगोल प्रकृति एवं इसके क्षेत्र है ना। तो ये इसका एक फर्स्ट चैप्टर है और एक ही चैप्टर है यूनिट, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जो इसका बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र चैप्टर 1 यहाँ पर अपना है, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप क्या है ये डिस्कस करेंगे। यानी इसकी प्रकृति कैसी है और इसका क्षेत्र क्या है, या विषय क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, स्टडी जो एरिया क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले मानव भूगोल, आपने देखा होगा कि मानव भूगोल के पहले भूगोल शब्द आता है। ज्योग्राफी आप जानते हैं, आपने क्लास, इसको ज्यादा हमको डिटेल में यहाँ नहीं बताना होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना। ज्योग्राफी वर्ड ज्योग्राफिया से आया है, ठीक है, जिसको इरेटोस्थनीज ने दिया था, है ना, इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब ज्योग्राफी टू पार्ट्स में डिवाइड हो, होती है। इसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी है ना, दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ पार्ट जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल का आप 11th में देख चुके हैं, है ना। दूसरा आता है पार्ट 2 ह्यूमन यानी मानव भूगोल। यहाँ पर हम मानव भूगोल पढ़ेंगे जो कि 12th में। मानव भूगोल से संबंधित सारे क्रियाकलाप, ये जो हमारा पार्ट है मानव भूगोल, ये हम इसको वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, है ना, विश्व स्तर पर देखेंगे, विश्व स्तर पर। और ये दो पार्ट है आपके 12th में ज्योग्राफी में, जिसका पार्ट 1 हम यहाँ पर पहले स्टडी करेंगे। इसमें पूरे टोटल 8 चैप्टर आपके हैं। चलिए, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल 11th में पढ़ चुके हैं आप। हम यहाँ पर मानव भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी प्रकृति कैसी है, यानी उसका जो नेचर है, और उसका स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल एक संकल्पनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक है। भूगोल में आपने देखा होगा कि संकल्पनाएं आती हैं, ये अनुभव बेस होता है और अप्लीकेबल होता है, ऐसा ये सब्जेक्ट है भूगोल। ठीक, अतः भूगोल की पहुंच जो विस्तृत है ना, विस्तृत है, और किसी भी घटना और परिघटना का जो दिक और काल के संदर्भ में परिवर्तित होता रहता है। समय, है ना, टाइम और स्पेस, टाइम एंड टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग जो फेनामेना होता है, जो भी परिघटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं भूगोल में, वो चेंज होती रहती हैं,
है ना। जैसे इस टाइम पे आपने पहले देखा होगा कि नॉर्मल अगर हम सीजन की बात करें तो सीजन में आपने देखा होगा कि पहले पूरे 3-3 4-4 महीने का सीजन्स होते थे। प्रॉपर बारिश होती थी, गर्मी होती थी और ठंड होती थी। अभी आपने देखा होगा कि ठंड जो है, विंटर सीजन है, वो थोड़ा कम होता जा रहा है ना। और बारिश भी अनइवन हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है ना। पहले गर्मी थोड़ी नॉर्मल वे में होती थी, है ना। तो इस तरह से सब चेंज। और दूसरी बात, टाइम और स्पेस के आधार पर अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, दोपहर वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के आधार पे आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी, फसलें, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन आप यही पहाड़ी एरिया में चले जाइए तो वहां पर स्पेस के आधार पर, मतलब जगह जगह के आधार पर, स्थान के आधार पर जो परिस्थितियां हैं और घटनाएं हैं, चेंज हो जाती हैं। इसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, है ना, जिसमें नंबर एक प्राकृतिक, जिसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं, प्रकृति जिसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं। दूसरा जीवन के रूप में मनुष्य, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित होते हैं, इसे उसे हम भौतिक पर्यावरण, इसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं, है ना। मानवीय की बात करेंगे हम, है ना, इसमें ह्यूमन आ जाएंगे। अब अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। अब आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, 11th में आपने पढ़ा होगा कि भूगोल किसे कहते हैं, और इसके भूगोल के भौतिक एस्पेक्ट पढ़ा है। तो भौतिक और मानवीय दोनों एस्पेक्ट पढ़े हैं। तो दोनों परिवेश की भौतिक चीजें कौन सी हैं, मानवीय चीजें कौन सी हैं, इसकी सूची बना के देखिएगा, सोचिए कौन सी हैं। ठीक है, चलिए। भौतिक भूगोल में क्या होता है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। जैसे भौतिक पर्यावरण का मतलब हुआ जो जल, वायु, मिट्टियां यानी सॉयल हो गया, माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गया यानी पठार हो गए, पर्वत हो गए, मैदान हो गए, है ना। और यहाँ के पशु पक्षी या जो उस पर डिपेंड करते हैं, यानी जो प्राकृतिक रूप से ग्रो करते हैं, यहाँ का फॉरेस्ट हो गया, वन हो गए, है ना। तो ये सब भौतिक आते हैं। अब मानव इसमें कैसे इंटरफेरेंस करता है, मानव की क्या भूमिका होती है, और मानवीय घटक किसे कहते हैं, वो टोटली नेचर पे डिपेंड होते थे कभी, अभी नहीं। तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो भौतिक भूगोल पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, याद रखना। अब मानव भूगोल में भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, है ना। क्योंकि मानव भूगोल क्या करता है, मानव भूगोल सिंपल कुछ नहीं है, बिना भौतिक या प्राकृतिक के आधार पर ही जो मानव है, मानव की नॉलेज के आधार पर जो परिवर्तन होता है, जो चेंज लाए जाते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट रिवर कोई फ्लो कर रही है, ठीक है, इसको पहले क्या होता था, पार करना मुश्किल होता था। अभी क्या हुआ, अभी इस पे ब्रिज बना दिया गया और बना के लोग आराम से इससे क्रॉस करते जा रहे हैं। अब ये क्या, प्रकृति का एक अवरुद्ध के टाइम में था, प्रकृति जो है एक अवरोध था, लेकिन इसे लोगों ने सुगम बना दिया। नदी फ्लो कर रही है अपने मार्ग में, अब लोगों ने क्या किया, नाव बना दी और इसको एक जल परिवहन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए
इसमें काम करने लगे, इसको अपने लिए ही बना लिया, है ना, भौतिक तरीके इसको उपयोगी बना लिया। तो ये मानव का इसमें जो नॉलेज है वो इसमें आता है। इसीलिए मानवीय जगत के बीच संबंध स्थापित करता है कौन, मानव भूगोल। मानवीय घटनाओं का स्थानिक विवरण और उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो आप सिंपल ऐसे समझिए, परिभाषा है मानव भूगोल। देखो यहाँ पर भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, 11th में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भौतिक और प्राकृतिक, कुछ भी कहो, मानवीय जगत के बीच संबंध है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और मानवीय घटनाओं का परिघटनाएं, मानव की जो घटनाएं हो रही, घटित हो रही चारों तरफ, जो मानव चेंज कर रहा है प्रकृति में, उसे ही मानवीय परिघटनाओं कहते हैं, कि स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण क्यों घटित हो रहे हैं, ठीक है। और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है कि विश्व में किस प्रकार के समाज हैं, किस प्रकार की जातियां हैं, किस प्रकार की प्रजातियां हैं, किस प्रकार के लोग से एक दूसरे से लोग संबंधित हैं और कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे वो कलर अपने मानव से आर्यन हो गए, द्रविड़ हो गए, जैसे आदमी सिंपल देखते हो आप, कहीं का गोरा है, कहीं काला है, कहीं गेहुआ कलर है, ये सब चीजें संबंधित होती हैं। और कैसे आर्थिक विभिन्नताएं हैं, कहाँ लोग अमीर हैं, कहाँ लोग गरीब हैं, मतलब विकसित और अविकसित और विकासशील का अध्ययन हम सब मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और आप इस तथ्य से पहले भी बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार जो है वो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। पृथ्वी क्या है, मानव के घर के रूप में है, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को घोषित किया है, ठीक है, मानव को घोषित किया है, अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया है, ठीक है। सिंपल इसमें समझो कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का सरोकार भूगोल से है, मतलब भूगोल का सरोकार किससे है, पृथ्वी से है ना। भूगोल किससे संबंधित है, पृथ्वी से, पृथ्वी से संबंधित अर्थ स्टडी होती है। और पृथ्वी पर कौन रहता है, मानव, तो मानव का घर क्या हुआ, पृथ्वी हुआ। अब जो अध्ययन होगा वो मानव को एक पृथ्वी का मानव का घर पृथ्वी है, और पृथ्वी और मानव, पृथ्वी एक भौतिक स्वरूप में आती है, ठीक है, भौतिक स्वरूप में। अब मानव इसमें जो है अपने मानवीय स्वरूप का जब इंटरफेरेंस होता है, तो पृथ्वी और मानव के जो संबंधित जो दोनों की अध्ययन है उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। और मानव भूगोल अलग अलग पार्ट में स्टडी करते हैं, जिसको हम बाद में समझेंगे, अभी आप समझते रहिए। आप अनुभव करेंगे कि मानव की भूगोल में द्वैतवाद आया है। हमने दो एस्पेक्ट की बात की, दो क्षेत्रों की बात की, किसकी, एक तो हमने यहाँ पर भौतिक की बात की, दूसरी हमने की मानव की। तो यहाँ पर द्वैतवाद आया है ना, इसे द्वैतवाद कहते हैं। इस आशय से व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल का नियम बनाने, सिद्धांतकार जिसे हम नोमोथेटिक कहते हैं, और विवरणात्मक जिसे हम भावी चित्रात्मक इडियोग्राफिक होना चाहिए। क्या एक विषय के रूप में भूगोल का नियम जो है, नियम बनाने में एक सिद्धांतकार अथवा विवरणात्मक होना चाहिए, यानी इडियोग्राफिक होना चाहिए। क्या ऐसा, क्या दो एस्पेक्ट में द्वैतवाद के संबंध में हम इसका अध्ययन करेंगे। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध होना चाहिए, है ना। कौन से हमने उपागम की बात करी, प्रादेशिक और क्रमबद्ध होने चाहिए।
क्या उसे एक क्रम के आधार पर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर होनी चाहिए, है ना। दो देखो बताएंगे, प्रादेशिक और क्रमबद्ध, और यह सैद्धांतिक और ऐतिहासिक आधार पर। चलिए आगे हम इसको क्लियर करेंगे, है ना। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। आप जब भूगोल की स्टडी करेंगे तो भूगोल की स्टडी में आप मानव और भौतिक दोनों को अलग अलग स्टडी करने के साथ आप भूगोल को जब पढ़ेंगे, तो भूगोल को पढ़ने का मतलब है आप स्टडी करेंगे किसकी, पृथ्वी की। तो पृथ्वी के स्टडी में दोनों तत्व आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर भौतिक अवयव उपस्थित है, भौतिकी उपस्थित है, प्रकृति उपस्थित है, और प्रकृति में जो इंटरफ्रेंस है, मतलब प्रकृति में जो इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, जो अंतः संबंध है, वो मानव का है। ठीक है, तो बिना दोनों के स्टडी हम भूगोल को व्यवस्थित रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए, यह जानना जरूरी है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन एक हम मानव शरीर संरचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब क्या हम बताएं, अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल के अध्ययन में हम भौतिक और मानवीय दोनों घटनाओं को अगर जोड़े देखें, तो हम इन परिघटनाओं को का वर्णन एक मानव शरीर के रूप में कर सकते हैं। कि क्या मानव शरीर के जो अध्ययन है, भूगोल क्या है, मानव शरीर का अध्ययन है। जैसे पृथ्वी को हम मानव का रूप मान सकते हैं, तूफान जो आते हैं पृथ्वी पर मानव की आंख से संबंधित है, और नदी को हम मुख मान सकते हैं, नदी जो है मुख है। हिमनद जो है वो नासिक या प्रोथ हैं। जल डमरू मध्य ग्रीवा के रूप में संबंधित जल डमरू की मध्य, मतलब जो दो बड़े भूखंडों को, जैसे हमारा ये भारत है और यहाँ पर आपने श्रीलंका को देखा, तो यहाँ से जो क्रॉस करते हो तो ये एक लैंड पार्ट हो गया, एक ये लैंड पार्ट हो गया, तो ये जलडमरू मध्य है ना। या हम जिब्राल्टर या पनामा की बात करते हैं, है ना। तो दो बड़े बड़े भूखंड के बीच में या दो महासागरों के बीच में, इधर हमारा प्रशांत हो गया और इधर अटलांटिक हो गया। तो इसके बीच से जब हम पास करते हैं, यानी काट के जो पनामा नहर बनाई गई है, जोड़ी गई है पनामा जलडमरू, तो यहाँ से जब छोटे छोटे जहाज या हम लोग क्रॉस करते हैं, तो इसे जलडमरू मध्य कहते हैं। तो मतलब उसे हम ग्रीवा कहते हैं, मानव शरीर के आधार पर उसे ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा मानव शरीर का जो पार्ट होता है, वो दो बड़े पार्टों को जोड़ने का काम करती है। मृदा जो है, मिट्टी को हम की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन हम जीव के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जीव पहले छोटा होता है, पहले शैशवावस्था होती है, फिर जो पहले पहले वो बाल्यावस्था होती है, फिर शैशवावस्था, फिर वयस्कावस्था, फिर प्रौढ़ा, वृद्धा, इस तरह से आती है। तो इन्फेंटी से लेके ओल्ड तक, है ना, हम जो बात करते हैं, ठीक है, जैसे जो जन्म से लेके बर्थ से डेथ तक का जो जीवन चक्र होता है, उसमें चार कि पहले छोटा, पहले कुछ लोग आए, फिर उसको ऐड, फिर उसको थोड़ा बढ़ा, तो उसी तरह से शहर, गांव, प्रदेश बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। अंततः वो एक टाइम पे वो खंडहर के टाइम मतलब हो जाते हैं। जैसे घर आप पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले न्यू खोदते हैं, फिर वो बनता है, बनने के बाद वो जब पूर्ण तरीके से बन जाता है, फिर काफी कुछ समय तक चलने के बाद ऑटोमेटिक उसकी वॉल जो है या दीवार जो है वो गिरने लगती है ना। तो उसे एक जीव के रूप में हम परिभाषित किया जा सकता है।
जर्मन भूगोल व्यक्ता थे वो, उन्होंने ये हाशोफर की बात की जा रही है, जर्मन भूगोल व्यक्ता जो है, और जिन्होंने जीवित जीव का वर्णन किया है, जीवित जीव के रूप में करते हैं, एक देश एक राज्य, है ना। हाशोफर ने माना है कि कोई देश या कोई राज्य जो है वो एक जीवित जीव है। कोई भी देश, कोई भी राज्य एक जीवित जीव है। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः हम परिसंचरण की धमनियां, यानी मानव के शरीर में, मानव का जो शरीर है, मानव के शरीर में आपने देखा होगा कि एक जीव, कोई राज्य, कोई देश है, जैसे भारत है, भारत पूरा हमने जीव मान लिया, एक जीव एक प्राणी है, ठीक। अब भारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जोड़ने के लिए, दिल्ली को जैसे मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को लखनऊ से, या दिल्ली से, या गुवाहाटी से, सिलचर से, पोरबंदर से, इस तरह से जोड़ने के लिए हम जब यात्रा करते हैं तो या सड़क या रेल मार्ग या जल मार्ग की सहायता से करते हैं। अब मानव के शरीर में जो खून का परिसंचरण होता है, क्योंकि खून अगर नहीं दौड़ेगा मानव के शरीर में, तो ये कुछ समय के बाद, के बाद वो चलेगा ही नहीं, मानव शरीर चलेगा ही नहीं। तो इस वजह से जैसे मानव के शरीर में मांस, वो धमनियों के द्वारा, धमनियों से यानी नसों के द्वारा वो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे तब चल पाता है। तो उसी तरह से अगर हम दिल्ली मान लें उसको अपना जो मेन धमनी मान लें, और इसके बाद जितनी भी रोड इधर से उधर जाती हैं, सबको एक दूसरे से अटैच करती हैं, वो नसें हैं इस देश रूपी जीव में, है ना। देश रूपी जीव में नसें हैं, और ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के बाद ही जीवित रहते हैं कोई भी देश। क्या आपने अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्र कर आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मानव मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हैं। भाई सिंपल सी बात है, मानव भौतिक को, ये प्रकृति को मनुष्य से जोड़ा गया, कैसे? मानव शरीर की संरचना के आधार पर। कार्ल हाशोफर ने, जो जर्मन के भूगोल व्यक्ता थे, उन्होंने कहा कि कोई राज्य, कोई देश जो है, कोई गांव जो है, जीवित जीव है, और यहाँ की जो सड़कें हैं उस देश के रेल मार्ग हैं, जलमार्ग हैं, तो वो परिसंचरण की धमनियां हैं, है ना। इस तरह से जैसे पृथ्वी को हम रूप, आंखों को हम तूफान, मुख को हम नदी, है ना, नासिका हम हिमनद को, ग्रीवा हम जलडमरू मध्य को, ठीक है। अब परिच्छेदिका, बाकी जो शरीर पूरा है उसे हम मृदा के रूप में सम्मिलित करते हैं, और गांव और नगर को हम एक जीव के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये तो एक जो संबंध है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जटिल बन जाता है। तो हम क्या इसको एक दूसरे से अलग पृथक कर सकते हैं? इस पर सोचना और विचार करना, तो हम यहाँ पर आएंगे पहले मानव भूगोल की परिभाषाओं पर, है ना, कि मानव भूगोल में मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक, तो मानव भूगोल समझेंगे हम, और इसी के साथ तो रेटजल महोदय थे जिन्होंने बताया था मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है ना। इसमें जो संश्लेषण पर जोर दिया गया है परिभाषा के अंतर्गत, कि समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन क्या था। जैसे हमने बताया कि मानव भूगोल जो है वो चाहे परिवहन से संबंधित हो, है ना। ये पूरी पीपीटी है, आप देखिए इसको सही से, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये मानव भूगोल जो है, चाहे वो हिस्ट्री हो, इतिहास हो, चाहे वो मानव भूगोल हो, विज्ञान हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे समाज हो, जनसंख्या हो, आवास हो, राजनीति है, या अर्थशास्त्र हो, या
साइंस, मेडिकल साइंस हो, है ना, चिकित्सा भूगोल हो, ये सब क्या है, ये मानव भूगोल के प्रमुख अन्य भाग हैं, है ना। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे मानव भूगोल में इतनी चीजें सम्मिलित होती हैं। मानव में जनसंख्या है और जनसंख्या निवास करती है धरातल पर, है ना। अब धरातल में जब निवास करती है कोई स्पेस पे, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, और जो चेंजेस करेगा, जो भी एक दूसरे के परस्पर संश्लेषण करेगा, जो अंतः संबंध स्थापित करेगा, मानव भूगोल उसी का अध्ययन करता है। तो इसलिए रटजल की, इसको आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषाओं से समझाने के लिए आएगा। तो आप मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, एक आप ये याद कर लीजिए। दूसरा एलन चर्चिल सैंपल, ये रटजल महोदय हैं। ठीक है, एलन चर्चिल एलएनसी सैंपल, ये एलएनसी सैंपल हैं। इनकी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, याद रखना, क्रियाशील मानव, क्योंकि मानव कभी भी शांति पूर्वक नहीं रुकने वाला है। ठीक है, ये बराबर कुछ ना कुछ करता रहता है ना। सोएगा, सो के उठेगा, फिर भी करेगा। ठीक है, फिर सुबह उठ के क्रम में लग जाता है। अगर दूसरी बात, क्रियाशील मानव की अगर बात करें, तो और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी अस्थिर है, इसमें भी चेंज होते रहते हैं, ये भी रोटेशन, रिवोल्यूशन, है ना, सीजन, मौसम, दिन रात, सुबह दोपहर शाम, सब परिवर्तित होता है। नदी में कभी सूखा, कभी बाढ़, है ना। तो इस तरह से अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। और ये सब अध्ययन किसमें हम करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, हम आप इनकी परिभाषाओं का मतलब समझते जाएंगे। तो एलन चर्चिल सैंपल ने, तो सैंपल की परिभाषा में इन्होंने गत्यात्मकता, है ना, डायनेमिक, जो डायनेमिज्म है इसमें, क्योंकि मानव क्या है, एक डायनेमिक, जो मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में सम्मिलित किया, क्रियाशील मानव कहा गया है। ठीक है, इसके बाद पॉल बिडलडीला ब्लॉस महोदय जो हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में परिभाषित किया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल वो संकल्पना है जो पृथ्वी के नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, जो कि बिडल डीला ब्लॉस ने कहा था। अब इन्होंने क्या माना, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है ना। तो इन परिभाषाओं को ऐसे ही पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, और आप इसमें से दो तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक छोटी ये है रटजल की, याद कर लीजिएगा, और दूसरी एलएनसी सी सैंपल की याद कर लीजिएगा। ये आराम है, ये दोनों एक ही उसमें है, और आपको इजी भी रहेगा इन दोनों को समझने में और पढ़ने में और समझा आप एग्जाम में लिखने में। ठीक है, मानव भूगोल आज सिर्फ पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक, चलिए हम इसको बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप जितने से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड होंगे, तो हम आपको बेहतर कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड कर देंगे। आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख भी पा रहे हैं पीपीटी कितनी बेहतर बनना स्टार्ट हो गई है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज़।